हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बार मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला था, उसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, और किसी पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बता सकते हैं, एक सिंगल पोल की वजह से उसकी फॉर्मूला लिखा था हमने। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट है, ठीक है, उस पूरी मैग्नेट की वजह से, उस डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, उसकी एक्सिस पर क्या होगा, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा, ठीक है, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से फील्ड कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पहली पोजीशन में जाएगी ऑन एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है उसकी एक्सिस पर, तो मेथड वही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में निकाला था एक्सिस पर, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। तो ये बार मैग्नेट हो गई हमारी, ठीक है, ये इसके पोल्स हो गए, इसको नॉर्थ पोल लेते हैं, इसको साउथ पोल, ठीक है, ये डाइपोल स्ट्रेंथ और ये सेपरेशन 12, ठीक है, यहाँ से यहाँ का। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन होती है एम की, कैपिटल एम की। और ये जो लाइन होती है साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ मैग्नेट। तो ये एक्सिस ऑफ मैग्नेट हो जाएगी हमारी। तो ये एक्सिस हो गई। अब इस पर किसी भी पॉइंट पर सेंटर से, सेंटर ये ओ ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं इसकी आर। इस पॉइंट पे बताना है हमें क्या, फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस सेंटर से आर है तो ये 2l है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये पूरी आर, ये एल, तो बचा हुआ ये वाला हो जाएगा क्या हमारा आर माइनस एल। मतलब नॉर्थ पोल से पॉइंट पी की डिस्टेंस आर माइनस एल है, और साउथ पोल से कितनी डिस्टेंस होगी, आर प्लस एल। सेम वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकाला था, वैसे ही वही चीज कर रहा हूँ मैं, सेम, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। अब नॉर्थ पोल की वजह से, तो नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं इसको, उसके सिमिलर मान सकते हैं। तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल होती है, इससे फील्ड लाइन बाहर निकलती है, मतलब इसकी वजह से फील्ड इस तरह होगा B1। और साउथ पोल की वजह से फील्ड लाइन जो होती है टूवर्ड साउथ पोल होती है, साउथ पोल की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इसकी वजह से इधर आ जाएगी B2। B1 B2 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, B1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक पोल की वजह से हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट वीडियो लेक्चर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। क्या है डिस्टेंस, ये r माइनस एल डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर कर देंगे r माइनस एल का स्क्वायर। एंड B2 क्या हो जाएगा, इसकी वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड एट P पर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, B इक्वल्स टू B1 माइनस B2, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, और इसकी वैल्यू कम होगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे हम और सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। एलसीएम आएगा r माइनस एल r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ r प्लस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 4rl, 2rl ऐड हो जाएगा, और ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करते हैं हम, 2 लेंगे और l लेंगे, वो उसको m के साथ लिख देंगे अलग,
ठीक है, m इंटू 2l, इसको अलग लिख दिया हमने, 2r बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, m इंटू 2l, m इंटू 2l क्या होता है पैरामैग्नेट के लिए, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, ये तो कैपिटल M बन जाएगा, ये 2r तो 2mr, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर इसमें कंडीशन डाल देते हैं, क्या डालते हैं कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन डालते हैं इफ आर इज ग्रेटर ग्रेटर एल, मतलब आर जो है एल से बहुत ज्यादा, मतलब पैरामैग्नेट छोटी सी है और यहाँ से पॉइंट पी के डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंट पॉइंट है, तो डिस्टेंट पॉइंट होगा तो एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू द पावर 4, एक आर यहाँ पर है, एक आर, और आर टू द पावर 4 तो आर क्यूब बचेगा नीचे, तो ऐसा देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्सिस पर 2m अपॉन आर क्यूब। सेम वैसा ही आ रहा है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में वो आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। डिफरेंस क्या है, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर 2p और वहाँ पर 2m है, बस ये डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला भी सेम रहेगा। यही सेम फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यही सेम फॉर्मूला हम कॉइल या फिर रिंग के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल के लिए सेम फॉर्मूला होता है। इस मैग्नेट को तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो मैग्नेट है इसको एक कॉइल से या उससे रिप्लेस कर दो, इस सेंटर से डिस्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारा, थोड़ा कॉइल को ऐसा बना देते हैं, ठीक है, ये एक्सिस, इसमें करंट फ्लो रही होगी, करंट फ्लो रही होगी तो इसकी एक्सिस पर ये एक्सिस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा m, और m की वैल्यू जो होगी इस कॉइल के लिए वो क्या होगी NIA, कॉइल के लिए क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लो रही है और A इसका एरिया, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी फॉर्मूला इसके लिए लूप के लिए भी सेम वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस के लिए कॉइल के लिए सेम वही फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। तो डायरेक्शन जो होगी जिधर m की डायरेक्शन होती है वही होती है, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो m और b सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी तरफ, फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ, ठीक है। तो ये तो क्या एक्सिस पर, अब दूसरा हम निकाल लेते हैं इक्वेटोरियल पर, ठीक है, इक्वेटोरियल भी सेम वैसे निकालेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी वैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, सेकंड हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, कोई बार मैग्नेट, ये ले लिया हमने बार मैग्नेट, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, बीच के डिस्टेंस 2l, डायपोल स्ट्रेंथ इसकी भी n, इसकी भी n, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये इस तरफ m की डायरेक्शन होती है हमारी, ये सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी p, ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालेंगे इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड साउथ पोल, एंगल को थीटा ले लो, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट बन जाएंगे इसके, ये भी थीटा होगा, इधर जाएगा b1 cos थीटा, इसका b2 cos थीटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा b1 sin थीटा, इधर आ जाएगा b2 sin थीटा, और b1 b2 की वैल्यू देखो क्या होगी, ये l है ये r है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, b1 b2 सेम होगा तो डिस्टेंस सेम है, डाइपोल डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, b1 और b2 इक्वल होंगे, क्या होगी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू b1 b2 कह जाएगी, और ये तो कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा b पर वो इन दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट फील्ड एट p क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 2b1 cos थीटा, क्योंकि b1 b2 सेम है, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, b1 और b2 सेम है तो 2b1 cos थीटा, और वैल्यूज पुट कर दो,
ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, इसमें कॉस थीटा बता सकते हैं ये थीटा एंगल, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है एल के इक्वल, एल है, और हाइपोटेनस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। सॉल्व कर लो इसको, ये m इंटू ट्वेल्व, m इंटू ट्वेल्व फिर क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बन जाएगी पावर। ठीक है, ये आ गया इक्वेटोरियल। फिर इसमें कंडीशन डाल देंगे क्या, इफ r इज ग्रेटर l, मतलब फिर ये डिस्टेंट पॉइंट है, दूर है, तो एल स्क्वायर को फिर नेगलेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आएगा आर क्यूब, तो ये बी ऐसा दिखेगा फिर हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन जो होगी एम की डायरेक्शन इधर है और ये बी होता है उसका डायरेक्शन इधर आएगा जस्ट, क्योंकि फील्ड लाइंस होती है ऐसे घूमकर ऐसे आती है, ऐसे घूम के आएगी तो इधर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है, इक्वेटोरियल पर इस तरफ, एम के जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर और यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन क्या शो करेगा कि m की और b की डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन। इसको जो है हम 6 को फिर एक कॉइल से रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, करंट कैरिंग कॉइल, ये रखी हमने करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, ये होगी उसकी एक्सिस, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इसके डायमीटर के अलोंग जा रही है वो हो जाएगी इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो सेम इसके लिए भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी हम ऐसे इक्वेटोरियल लाइन बना सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम वही वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, कॉइल के लिए भी वही आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से। अब देखेंगे हम इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क निकालेंगे, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लिया हमने यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, इसमें रख दिया ऐसे एक बाहर मैग्नेट को, ये हो गया इधर नॉर्थ पोल इसका, इधर हो गया साउथ पोल, डाइपोल स्ट्रेंथ इसकी भी m, इसकी भी m, और जो m की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट की इस तरफ होगी, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिख ही रहा है हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, m और इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल थीटा लेते हैं, तो ये थीटा एंगल है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, v इक्वल्स टू लिखा था F अपॉन m। ठीक है, m जो था यहाँ पर, ये m नॉट ऐसे जो हमने लिया था वो नॉर्थ पोल का डाइपोल स्ट्रेंथ है, मतलब यूनिट नॉर्थ पोल के डाइपोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ यहाँ से तो फोर्स को लिख सकते हैं mb। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो b और f दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। पर अगर साउथ पोल होगा तो साउथ पोल होगा तो जो फोर्स लगेगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। जैसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जितने लेते थे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लेते थे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स QE, और साउथ पोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा m इंटू बी, F इक्वल्स टू m इंटू बी, m डाइपोल स्ट्रेंथ और b फील्ड, और इस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा फोर्स, तो पोल पर अपोजिट डायरेक्शन में mb। इस पे इधर दोनों जो फोर्सेस हैं दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म फील्ड लिया है, तो यूनिफॉर्म फील्ड लिया है तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर 0,
कोई फोर्स नहीं लगेगा। पर ये क्या करेगा, ये जो कपल जो बन रहा है फोर्स कपल, ये क्या करेगा, इसको इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको घुमाएगा ऐसे। ये फोर्स जो कपल फोर्स है क्या करेगा, इसको घुमाएगा, मतलब इस पर क्या अप्लाई करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा और उस टॉर्क की वजह से रोटेट होगा ऐसे, उसी को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, टॉर्क F इंटू आर होता है हमारा, फोर्स की वैल्यू M इंटू बी, दोनों में से कोई भी एक फोर्स, और आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की लाइन ऑफ एक्शन। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। ये 12 ले लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ये थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12 sin थीटा। m इंटू 12 क्या हो जाएगा, m इंटू 12 बन जाएगा कैपिटल M b sin थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला, ये इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे m क्रॉस b। सेम वैसे ही फॉर्मूला है जैसे हमने वहां पे डाइपोल में निकाला था, वहां टॉर्क आया था हमारा p sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फाइंड किया था। तो p की जगह यहाँ m है और e की जगह b है, m b sin थीटा। और सेम फॉर्मूला हमने कॉइल के लिए भी निकाला था। कॉइल में m को क्या लिख दिया था हमने, NIA, फिर ये b, फिर sin थीटा। ये कॉइल के ऊपर लगा था करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क, सेम वही है m b sin थीटा। तो कॉइल हो वो भी रोटेट होगी यूनिफॉर्म फील्ड में, और बार मैग्नेट है तो वो भी क्या होगी, रोटेट होगी। यहाँ पर बार मैग्नेट इसको घूमेगी और एक घुमाकर इसको क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या अलाइन करके आएगा। ठीक है, फिर जब थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क में लगेगा, बेस के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0, फिर टॉर्क में लगेगा। तो ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टॉ इक्वल्स टू mb sin थीटा। ठीक है, अब इसको मान लो ये ऐसे रखा हुआ था स्टार्टिंग में, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, और इसको घुमाकर हम इधर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क जो लग रहा है, उस टॉर्क के अगेंस्ट इसको घुमा रहे हैं, टॉर्क के अगेंस्ट घुमाएंगे तो इस पे क्या होगा, वर्क डन होगा। तो उस वर्क डन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट, तो टॉ इक्वल्स सॉरी वर्क डन निकाला, तो वर्क डन होता है हमारा टाउ डी थीटा, वही एफ डी एक्स आ जाता है, ये टाउ डी थीटा लिख सकते हैं। और इसको एम बी साइन थीटा डी थीटा, मान लो थीटा 1 से थीटा 2 अगर घुमा रहे हैं, एम बी साइन थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बन जाएगा हमारा। अब थीटा 1 मतलब थीटा 1 0 डिग्री, यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थीटा 1 0 डिग्री, 0 डिग्री से मैं थीटा 2 थीटा तक ले जा रहा हूँ, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा तक लेके जा रहे हैं। इसका मतलब थीटा 1 पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, फिर फाइनली उसको थीटा तक रोटेट कर दिया। तो थीटा 1 का वैल्यू 0, थीटा 2 का वैल्यू थीटा, तो वर्क डन हो जाएगा मेरे पास एम बी कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला वर्क डन आएगा हमारे पास जब हम इसको फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब m इसी के अलोंग अलाइन में आराम से रखा हुआ है, और फिर इसको घुमाकर थीटा पर ले जा रहे हैं, यहाँ से घुमाकर यहाँ लेके जा रहे हैं, तो फिर वर्क डन एम बी 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। सिंपल ये भी वैसा ही है, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला तो क्या आया था, PE 1 माइनस कॉस थीटा आया, PE 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ गया MB 1 माइनस कॉस थीटा। तो सेम सब कुछ वही है। ठीक है, अब इसकी जगह अगर तुम कॉइल को घुमा रहे हो, ये तो ये हो गया, मान लो कॉइल को घुमा रहे हो, तो कॉइल जब घूमेगी तब भी वर्क डन ऐसे ही निकालेंगे, MB 1 माइनस कॉस थीटा। बस कॉइल के लिए M क्या हो जाएगा, NIA, इसकी जगह क्या जाएगा NIA B 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों के लिए सेम रहेगा, बस ध्यान देना है कि इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इक्वल्स टू M इंटू 12 होता है बार मैग्नेट के लिए, और कॉइल के लिए होता है NIA। बाकी सब फॉर्मूला कॉइल और बार मैग्नेट के लिए तुम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस M की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकलेगी बस। अभी तो वर्क डन हो गया, इसके बाद फिर हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। अब इसमें जो ये 90 डिग्री वाली जो कंडीशन होती है, ये 90 डिग्री पर जो ओरिएंटेशन रहेगा इसका, ये नॉर्थ, ये साउथ, एम का डायरेक्शन इधर, तो जो बार मैग्नेट इस वाली कंडीशन देती है, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, एक पोजीशन लेनी पड़ती है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर सकें। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर जगह पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर सकें, सॉरी जीरो ले सकें, डिक्रीज करें। क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है, हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है du इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमें किसी एक पोजीशन पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, उस रेफरेंस पॉइंट को हम जीरो कंसीडर करेंगे, तो दूसरे पॉइंट पे, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट पे क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अभी तक यही करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, ठीक है, और वहां से हम इसको थीटा एंगल रोटेट करेंगे, जीरो वाली पोजीशन से थीटा एंगल तक रोटेट करेंगे। तो यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होगा, यहां से जीरो वाली कंडीशन से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर उसके बाद थीटा वन जो होता है 90 डिग्री में रखते हैं इसको, और वहां से हम कहां तक लेके आ रहे हैं उसको, जो थीटा ये होगा, ये थीटा और ये थीटा यहाँ तक लाएंगे, तो थीटा टू थीटा तक, तो 90 डिग्री से थीटा एंगल तक लाना है, थीटा एंगल तक लाना है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल क्या लिख देंगे, U इक्वल्स टू mb cos 90, थीटा वन का वैल्यू 90 माइनस cos थीटा, cos 90 जीरो, तो ये माइनस mb cos थीटा हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिख देते हैं m डॉट b। अब इस पोटेंशियल एनर्जी से फिर हम यहाँ पर वही दो पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम वही फॉर्मूला है, वहाँ पे p cos थीटा आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर mb cos थीटा आ गया। कॉइल के लिए भी सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉइल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, करंट कैरिंग कॉइल की, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका वही स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिलता है जब हमारे पास फोर्स, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, एफ भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। तो एफ तो ऐसे जीरो था इसके ऊपर, टॉर्क जीरो कब होगा, जब साइन थीटा जीरो होगा। साइन थीटा जीरो कब होता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। तो दो पोजीशन है मेरे पास, एक थीटा इक्वल्स टू 0 और एक थीटा इक्वल्स टू 180। एक जगह स्टेबल होगा, एक जगह अनस्टेबल होगा, तुम्हें ध्यान होगा स्टेबल अनस्टेबल का। सेम वैसा ही है, सेम टू सेम जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 0 पर, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मेरे पास। अलाइन कैसे होगा, ये इस तरह से रखा होगा, मैग्नेट नॉर्थ साउथ, जो m की डायरेक्शन होगी वही b की डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0, यहाँ पे टॉर्क 0, फोर्स तो ऐसे 0 था, और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस mb cos 0, cos 0 1, तो माइनस mb मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो यू मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, इस वाली कंडीशन पर। सेकंड हो जाएगा हमारे पास अनस्टेबल, अनस्टेबल में क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180, कुछ नहीं करना, नॉर्थ और साउथ की पोजीशन को चेंज कर दो, नॉर्थ इधर साउथ इधर, m की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो m इधर b उधर, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, टॉर्क अभी भी 0 होता है इसके ऊपर, साइन 180 डिग्री 0 होता है, बस चेंज किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस mb और प्लस mb मैक्सिमम,
तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा रखा हुआ है अनस्टेबल में, थोड़ा सा भी तुमने इसको घुमा दिया, हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया, तो पूरा घूम कर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में चला जाता है। सेम यही चीज तुम कॉइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कॉइल के लिए कैसे करोगे, जैसे स्टेबल के लिए लिखना है तो एम और बी का डायरेक्शन सेम रखना है, ठीक है। ये कॉइल बना दी मैंने ऐसे, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, इस तरह से पीछे से घूमकर इधर आ रही है। तो पीछे से घूम के इधर आएगी तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा इस तरफ आएगा, जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन होगी वही। तो कॉइल की वजह से एम की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन भी इधर, थीटा 0, तो ये जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा हमारा। तो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब करंट जो है अब ऐसे जा रही है इस तरह से, ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है। तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगी तो थंब इस तरफ आएगा, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इधर होगा, बी इधर, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो इसमें इस पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, रहेगी रेस्ट में इस जगह पे कोई, और तुमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा घूमकर ऐसे हो जाएगी। तो कॉइल को भी सेम वैसे स्टेबल अनस्टेबल हम बता सकते हैं करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और सिंपल कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको, थंब से, राइट हैंड रूल से, करंट की डायरेक्शन फिंगर्स कर्ल कर रहा है कर्ल करना है, और थंब जिधर भी आएगा वो उधर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, और हम बता देंगे कि बी और एम सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब स्टेबल, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अनस्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम बार मैग्नेट के लिए बता सकते हैं, और करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी बता सकते हैं, दोनों के लिए बता सकते हैं। अब देखो, जैसे हम इसको फील्ड में रखेंगे तो थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब करेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो ये क्या करेगा, फिर एसएचएम करता है, तो ये निकाल लेते हैं, एसएचएम ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, ये जो पोजीशन होगी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, क्योंकि वहीं से एसएचएम करना स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां से थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब कर दिया इसको, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ये थीटा एंगल बनेगा, इससे थीटा एंगल बनेगा तो इस पे क्या लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये इधर एम बी टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और रिस्टोरिंग टॉर्क है तो यहाँ पर माइनस साइन और लगा देते हैं, क्योंकि इसको घुमा इस तरफ है, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, तो जो डिस्प्लेस करते हैं थीटा का वैल्यू बहुत कम होता है, तो थीटा बहुत कम होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे हम, एंड टॉर्क को लिख देंगे आई अल्फा। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा, अल्फा का वैल्यू माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। ये कंडीशन हो गई, अल्फा जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है माइनस साइन के साथ, एंगुलर एसएचएम। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा इसका t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर थीटा अपॉन अल्फा। तो थीटा अपॉन अल्फा का पॉजिटिव वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू i अपॉन एम बी, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। अब ये बार मैग्नेट के लिए भी सही है फॉर्मूला, और करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी सही है। करंट कैरिंग कॉइल भी एसएचएम कर सकती है, बार मैग्नेट भी कर सकती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि जो इसका जो आई है, आई मतलब करंट नहीं है यहाँ पे ना, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर बात करें हम बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट रॉड की तरह होती है, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12। एम मतलब मास है ना, इसको मैग्नेटिक मोमेंट मत लेना, मतलब एम रकम सर एम से एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर अपॉन 12 भी आ गया, तो ये एम मास है यहाँ पर ना, याद होगा जैसे तुम्हें फॉर्मूला।
तो बार मैग्नेट के लिए और कॉइल के लिए, तो कॉइल जो होती है रिंग की तरह हो जाएगी, ठीक है। रिंग का डायमीटर के अबाउट करती है ना, एसएसएम जो करती है किसके अबाउट करती है, डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट क्या होता है उसका, उसका डायमीटर के अबाउट होता है mr²/2, ठीक है। कॉइल रखेंगे वो ऐसे रखेंगे कॉइल को इस तरह से, करंट फ्लो भी होगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ से थोड़ा सा तुमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये एसएसएम करेगी इस तरह से डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट रिंग का या फिर कॉइल जो होगी, कॉइल भी रिंग की तरह शेप होती है, mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं, बार मैग्नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कॉइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम ध्यान रख सकते हो और इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, उससे कंप्लीटली इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बार मैग्नेट से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे बार मैग्नेट है कोई भी, नॉर्थ पोल साउथ पोल डिस्टेंस 12, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट m×12। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ दो पार्ट्स में इस तरह से, तो ऐसे दिखेगी ये, ठीक है। लेंथ उतनी रहेगी 12 के इक्वली, बस इसमें क्या होता है जब मैं इसको एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसका जो डाइपोल स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज हो जाता है, इधर भी m/2 हो जाएगा, इधर भी m/2, इधर भी m/2 हो जाएगा और इधर भी m/2 हो जाएगा। अब किसी एक का अगर मैं डाइपोल स्ट्रेंथ लिखूंगा m' तो क्या होगा, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m/2 × 12, m×12 m के इक्वल है कैपिटल M के, तो ये m' जो आएगा कैपिटल M/2, मतलब हाफ हो जाएगा इस। अगर ऐसे में कट करता हूँ इसको, तोड़ देता हूँ इसको, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जस्ट हाफ हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, मान लो डाइपोल स्ट्रेंथ m, इधर भी m, ये 12, हाफ हाफ लेंथ में, इधर अलग इधर अलग, तो यहाँ पर भी जो m की वैल्यू जो आएगी वो m×12 होगी, बट इसको ब्रेक कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। तो ये m तो वही रहेगा कि डाइपोल स्ट्रेंथ तो वही रहती है, जब इसको लेंथ के परपेंडिकुलर ब्रेक करते हैं, पर लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, l रह जाएगी खाली। तो यहाँ पे जब मैं निकालूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी एक का, तो ये हो जाएगा हमारा m×l, ये रहेगा क्योंकि l लेंथ है, m×l। यहाँ पे क्या करना है, इसको m×12 किसकी वैल्यू कैपिटल M की, तो m×12 क्या हो जाएगा m/2 के इक्वल वापस v/2। इस केस में भी डाइपोल मोमेंट जस्ट हाफ हो जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे अगर हम लेंथ के अलोंग जब कट करते हैं तो डाइपोल स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, डाइपोल स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। और जो लेंथ के परपेंडिकुलर ब्रेक करेंगे तब डाइपोल स्ट्रेंथ वही रहती है, सिर्फ लेंथ चेंज होती है, लेंथ चेंज होगी, छोटी होगी मैग्नेट, तो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज रहेगा, मतलब उसकी एक तरह से अट्रैक्शन की या रिपल्शन की पावर कम हो जाएगी। तो जितनी छोटी मैग्नेट होगी उसकी पावर उतनी कम होगी, बड़ी मैग्नेट होगी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया m/2, अगर मान लो इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता तो ये m/3 m/3 हो जाती, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता तो m/4 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 ऐसा हो जाता। तो इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक वायर है, मैग्नेटिक वायर स्ट्रेट है, लेंथ मान लो इसकी l, डाइपोल स्ट्रेंथ m, तो ये कैपिटल M जो होगा m×l रहेगा। अब पर इसको अगर मैं बैंड कर दूं, मोड़ दूं, कैसे, जैसे ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। मान लो ये भी l/2, ये भी l/2, और इस एंगल को 60 डिग्री लेते हैं,
तो ये भी L/2 रहेगा, ठीक है, तो ये भी L/2 रहेगा। तो ये इसका डाइपोल स्ट्रेंथ इधर भी है, इधर भी है। तो अब जो डिस्टेंस लेंगे हम, वो सीधी डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एंड वाले, इनकी सीधी स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं, मतलब ये वाली लेंथ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल लिखूंगा तो डाइपोल स्ट्रेंथ और यहाँ से इसकी लेंथ, मतलब ये पहले का हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा तो इस तरह से। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बेंड कर देता हूँ हाफ सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, इस एल लेंथ को ऐसे बेंड कर दिया इस तरह से हाफ सर्कल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, कुछ भी डाइपोल स्ट्रेंथ वही रहेगी। तो देखो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस, तो कैपिटल एम की वैल्यू तो m इंटू एल है। अब जो ये नया बना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो निकालेंगे। तो एल का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगा, एल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। कैसे आएगी डिफरेंट, एल ये है, ये एल नहीं है, ये है 2r के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, पाई आर के इक्वल। तो पाई आर है किसके इक्वल, एल के इक्वल। यहाँ से वाली लेंथ एल इक्वल्स टू पाई आर, आर की वैल्यू एल अपॉन पाई, तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l अपॉन पाई। यहाँ पे लिख देंगे 2l अपॉन पाई, m इंटू एल कैपिटल M के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन पाई। तो ऐसा जो डायग्राम बना, मतलब इस वायर को मैंने ऐसे अगर बेंड कर दिया तो इसकी डाइपोल स्ट्रेंथ ऐसे हो जाएगी। तो मेन चीज क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए डायरेक्ट होनी चाहिए, सीधी स्ट्रेट लाइन की, सीधी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस होनी चाहिए, घूमने वाली डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ये इफेक्टिव लेंथ होती है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ L/2 हो जाएगी, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो होगी 2l अपॉन पाई हो जाएगी, अगर इसकी लेंथ L है तो। फिर उससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डाइपोल स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे इसको भी। अब इसमें बात करते हैं हम अर्थ मैग्नेटिज्म की। ठीक है, या फिर उसको हम जियो मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालती है, मतलब इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे पता चलता है अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले पढ़ा है हमने कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को हम रखेंगे, सस्पेंड करेंगे, रखेंगे, तो उस मैग्नेट पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और टॉर्क लग के वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो जाता है। मतलब जो नॉर्थ पोल होगा वो फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। टॉर्क लगता है mb sin थीटा, तो घुमाकर वो टॉर्क उसको फील्ड की अलाइन कर देता है मैग्नेट को। सेम ऐसे ही देखो क्या होगा, कोई भी तुम मैग्नेट लो, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसको बीच में से मैंने धागा बांध दिया एकदम सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल, और इसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया। इसको जो फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो ये जो होगा ये एक डायरेक्शन जाके रुक जाएगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन जाके रुकेगी हमेशा। ठीक है, और इसमें जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करेगा। तो मतलब ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है हमारे सामने, जो स्पेस है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इस पर टॉर्क अप्लाई कर रहा है, जो बाहर मैग्नेट हमने सस्पेंड करी है, और वो टॉर्क की वजह से वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन जाके हमेशा रुकेगी। तुम जैसे बाहर में नहीं ले सकते हो, तो कंपास वाला सिंपल सा एग्जांपल है हमारा। जब भी कंपास को हम लेते हैं तो कंपास जो होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन पर दिखाता है, हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। उसका नॉर्थ पोल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान रखना आसपास कोई मैग्नेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस रूम में तुम कंपास या आसपास जो कंपास ले रखा है उस कंपास के आसपास कोई मैग्नेट नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ कौन सा होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उस पर टॉर्क लगेगा और वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। मतलब अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अर्थ। मान लो अर्थ है ये। ठीक है, तो अर्थ में क्या क्या होता है, जैसे बात करें हम, एक होती है इसकी जियोमेट्रिक एक्सिस होती है अर्थ की। क्या होती है, जियोमेट्रिक एक्सिस, जिसके अबाउट ये रोटेट करती है, ऐसे घूमती है, जिससे डे और नाइट बनते हैं, हमारे दिन और रात आते हैं। तो वो एक्सिस होती है ऐसे पास होती है, इस तरह से, ये जियोमेट्रिक एक्सिस होती है हमारी। ठीक है, हमें पता है ये क्या है, जियोमेट्रिक एक्सिस।
जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, ये जियोग्राफिक साउथ पोल होता है। जियोमेट्रिक जियोग्राफिक होगा, मैंने गलत बोल दिया। जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस हो जाएगी ये वाली हमारी, ठीक है। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, ये हमें पता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है हमारा। ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक ऐसे एक ग्रेट सर्कल होता है, बड़ा सा सर्कल जो इसके परपेंडिकुलर होता है, एकदम एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ग्रेट सर्कल होता है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर लाइन जानते हो तुम, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक लाइन होती है, ठीक है। इसके नीचे भी एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, ऐसा टाइप कुछ होता है, ठीक है। अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ये जियोग्राफिक इक्वेटर, उससे काम भी नहीं है हमें, सिर्फ ये जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक इक्वेटर, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब एक होता है हमारा प्लेन होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। ये वाला नाम तुमने शायद नहीं सुना होगा। तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? जियोग्राफिक मेरिडियन होता है एक वर्टिकल प्लेन होता है, किसी भी प्लेस पर एक वर्टिकल प्लेन होगा, वो वर्टिकल प्लेन जो होगा किससे पास होगा? जियोग्राफिक एक्सिस से पास होगा। ये जियोग्राफिक एक्सिस से पास होगा एक प्लेन, उसको बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जैसे मान लो ये जियोग्राफिक एक्सिस है मेरी, और इससे ये प्लेन पास हो रहा है, ऐसे ये वाला प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन होगा, ये वैसे वर्टिकल प्लेन जो बना, ये वर्टिकल प्लेन जो होगा ये हमारा हो जाएगा जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन होता है एक वर्टिकल प्लेन होता है जो किससे पास हो? जियोग्राफिक एक्सिस से। तो ये जियोग्राफिक की बात हो गई। अब इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस होती है, वो मैग्नेटिक एक्सिस जो होती है जियोग्राफिक एक्सिस से थोड़ी सी एंगल पर होती है, अराउंड वो एंगल 17 डिग्री के आसपास है, ठीक है। वो चेंज हो जाता है ये एंगल भी। तुम्हें किसी अलग बुक में कुछ अलग मिल जाएगा, जैसे किसी बुक में शायद 11 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल क्या होती है? जियोग्राफिक, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस हमारी, ठीक है। ये पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक पोल हो गया, ये भी मैग्नेटिक पोल हो गया, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं यहाँ पर। इसमें बताएंगे कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा भी बताएंगे। फिर ऐसे ही इस मैग्नेटिक एक्सिस पर ऐसे ग्रेट सर्कल अगर बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये ग्रेट सर्कल जो बनेगा इस तरह से, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर हमारा। फिर एक टर्म आती है मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर जैसे जियोग्राफिक मेरिडियन होता है, ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन। वो वर्टिकल प्लेन जो होता है वो किससे पास होता है? वो पास होता है किससे? मैग्नेटिक एक्सिस से। तो एक वर्टिकल प्लेन होगा, तो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक एक्सिस है हमारी, इस तरह से ये मैग्नेटिक एक्सिस, मान लो ये जियोग्राफिक एक्सिस थी, ठीक है। और इससे थोड़े से एंगल पर ये होगी हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस से जैसे वर्टिकल प्लेन जो पास होगा इस तरह से, यहाँ से मान लो ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इससे पास होना चाहिए वर्टिकल प्लेन, इसी से पास होना चाहिए, इसको टच करते जाना चाहिए। तो ये पास होगा वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन को हम बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इससे जाना चाहिए, वो मैग्नेटिक एक्सिस से जाना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तुम इधर बना दोगे प्लेन, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगा, ये इससे पास होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो वर्टिकल प्लेन जो होगा वो वर्टिकल प्लेन को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम ऐसे खड़े हुए इस तरह से, ऐसे खड़े हुए, तो नॉर्थ और साउथ की बात करें तो नॉर्थ और साउथ हमारा ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, थोड़ा इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। तो एक्सिस भी जो जा रही होगी वो एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल ही है एक्चुअल में, ये एक्सिस है। जियोग्राफिक एक्सिस की बात करें, मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें, तो ये एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टली एक्सिस है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो, ये है हमारी जियोग्राफिक मेरिडियन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो वर्टिकल प्लेन इससे जा रहा होगा, इस एक्सिस से ये जो वर्टिकल प्लेन जा रहा होगा,
ऐसा समझो, क्योंकि एक्सिस जो होगी हमारी जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जा रही है। और नॉर्थ पोल ऊपर नहीं है, हमारे सर के ऊपर नहीं है, और साउथ पोल हमारी जमीन के अंदर नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हॉरिजॉन्टल है हमारे, ठीक है। जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम हॉरिजॉन्टली जाना पड़ेगा, ऐसे ऊपर हवा में जाओगे तो नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा। मतलब कि जियोग्राफिक एक्सिस ऐसे हो गई, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। इससे जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है वो हो गया हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन, और इससे जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है ऐसे, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा समझो। इससे जो ये वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है ऐसे, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये दोनों प्लेन भी क्या होते हैं, एंगल पर होते हैं। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में भी क्या होता है, एंगल होता है। ये सेम नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होंगे, इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। उसको बात करेंगे क्या होता है एंगल, के उसको क्या बोलते हैं। अब क्या बात करते हैं, जो सबसे पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता चला था, मतलब किसी नेल वगैरह या आयरन पीस से उसको थोड़ा रगड़ के ऐसे घिस के, है ना, हम किसी फ्रीली रोटेटिंग जगह पर रख देंगे। तो नॉर्मली क्या करते हैं, बियर ग्रिल्स वगैरह उसको तुम देखते हो, डायरेक्शन पता करने के लिए क्या कर सकता है, जैसे नेल या पिन या कुछ भी चीज हुई, ठीक है, उसको घिसा, एक पत्ता लिया और उस पत्ते के ऊपर, पत्ते को पानी के ऊपर रखा, ठीक है, पत्ता मतलब लीव्स होगी, है ना, तो उसको रखा उसके ऊपर, तो वो अपने आप से टर्न हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देता है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं बता सकते, बस ये पता चल जाएगा कि इसके लाइन नॉर्थ या साउथ होगी, ठीक। तो इसमें भी क्या होता है, जिसने सबसे पहले पता करा तो उसने सोचा, क्या दिमाग लगाया उसने दिमाग लगाया कि अर्थ के अंदर जो है ये बड़ी सी एक बार मैग्नेट रखी हुई है, ऐसे बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है। एक साइड पे उसका नॉर्थ पोल है, एक साइड पे उसका साउथ पोल है, मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। तो यहां से ये फील्ड लाइंस निकलती है बाहर, और ये फील्ड लाइंस ऐसे घूमकर इधर आती है अंदर, ऐसे ये फील्ड लाइन बाहर निकलती है घूमकर इधर अंदर आती है। ये फील्ड लाइन बाहर निकलेगी घूमकर इधर आएगी अंदर, फील्ड लाइन बाहर निकलेगी घूम के अंदर आएगी, ऐसे फील्ड लाइंस। तो ऐसा ही है इसके अंदर, और यहाँ से फिर साउथ से नॉर्थ ऐसे, तो ये बार मैग्नेटिक की वजह से फील्ड लाइन जैसे रहेगी, और ये बार मैग्नेटिक क्या बना रही है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसकी वजह से। पर एक्चुअल में क्या होता है, हम थ्योरेटिकली मान सकते हैं कि बार मैग्नेट है, पर एक्चुअल में बार मैग्नेट होती नहीं है वहां पर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर क्या है, यहाँ पर मैग्मा है, कोर है, वहां पर कोई भी चीज जो होगी वो मोल्टन स्टेट में होगी, ऐसे सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकती, तो पॉसिबल नहीं है कि बार मैग्नेट ऐसे रखी होगी। तो इसका थ्योरेटिकल मतलब एक रीजन क्या कंसीडर करते हैं, इसका रीजन कंसीडर करते हैं, जो अर्थ है उसके अंदर कोर है, वो कोर कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है अंदर, एक इनर कोर एक आउटर कोर, वहां पर सारे जो बहुत सारे मेटल्स है, वो सारे मेटल्स जो है बहुत ज्यादा हीट में मोल्टन स्टेट में होंगे, तो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो इससे आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे आयंस होते हैं बहुत सारे, वो आयंस के होते हैं, जब कोर रोटेट हो रही है तो आयंस भी क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। आयंस रोटेट हो रहे हैं मतलब चार्ज रोटेट हो रहा है, चार्ज घूम रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस होगी, और वो करंट प्रोड्यूस होगी तो करंट जो होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन में कोई भी चार्ज पार्टिकल से घूम रहा है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ऐसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे वो पार्टिकल्स रोटेट हो रहे होंगे और उनके रोटेशन की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये वाला रीजन हम कंसिडर कर सकते हैं, पर एक्चुअल अभी तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में ये हो कैसे है, बस सबके अपने अपनी थ्योरी है, ठीक है। तो हम भी कोई ना कोई एक थ्योरी मान लेते हैं, तो हम कोर वाली थ्योरी मान लेते हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ये वाली थ्योरी। तो ये तो हो गया एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया हमारी, एक वर्टिकल प्लेन जो पास होगा, एक जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया, एक मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, जियोग्राफिक इक्वेटर हो गया, और फील्ड लाइंस जो होती है वो ऐसे साउथ से निकलती है बाहर, है ना, साउथ की तरफ से, जो जियोग्राफिक साउथ है उस पोर्शन से बाहर निकलेगी, ठीक है, और जो जियोग्राफिक नॉर्थ है उस पोर्शन के अंदर की तरफ जाती है, ऐसे जाती है फील्ड लाइंस, इधर से बाहर निकलती है घूमकर फिर ऐसे आती है। तो बात करें, जैसे मान लो मेरे पीछे की तरफ है साउथ, मेरे सामने की तरफ है नॉर्थ, तो फील्ड लाइंस जो भी साउथ से घूमकर इधर जा रही होगी नॉर्थ की तरफ, तो ये ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ। तो हम अर्थ की फील्ड लाइंस के बारे में बोले कि अर्थ की फील्ड लाइंस होती है वो जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक
नॉर्थ की तरफ होती है। इधर जियोग्राफिक साउथ है, इधर जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने की फील्ड है। ठीक, तो ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें जियोमैग्नेटिज्म में। अब इसमें कुछ एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, उनको लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं वो। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म के कौन कौन से एलिमेंट है। एक होता है फर्स्ट, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एट अ प्लेस द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन and magnetic meridian is called angle of declination, angle of declination at that place, जो भी प्लेस होगा वहां पर वो उस जगह का वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो जाएगा। डायग्राम से अगर समझना चाहें, डायग्राम समझ सकते हैं। जियोग्राफिक मेरिडियन भी एक वर्टिकल प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक वर्टिकल प्लेन है। तो एक जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया, ये जियोग्राफिक मेरिडियन मान लो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो। दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, ठीक है, और ये एंगल जो होगा उसको बोल देंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट भी लिख लेते हैं छोटा वाला। तो जो एंगल होगा एक्यूट एंगल दोनों के बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं इसको, तो इसको मान लेते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन, इस वर्टिकल प्लेन को, ठीक है, और जियोग्राफिक मेरिडियन ऐसे बना देते हैं। ये हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है, कुछ भी नाम देते हो इसको, अल्फा थीटा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, तो इस एंगल को बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। ऐसा समझ सकते हो, जैसे एक बुक ली तुमने, तो बुक का बीच में से पेज ओपन कर दिया, तो एक पेज जो होगा ये वाला प्लेन, इसको तुम मैग्नेटिक मेरिडियन ले लो, एक को जियोग्राफिक मेरिडियन ले लो, और दोनों के बीच के एंगल हो जाएगा हमारे पास क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट में। दूसरा है इसमें सेकंड, एंगल ऑफ डेप्थ, ठीक है, या फिर इसको एक और नाम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्या होता है, जब जैसे कोई भी बार मैग्नेट है, मैग्नेट है कोई भी, कंपास है, कुछ भी ले लें, मैग्नेट नीडल, अब उसको जब तुम फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली सस्पेंड करना समझते हैं, सेंटर ऑफ मास से उसको लटका बांध कर ऐसे लटका दो, तो फ्रीली सस्पेंड हो जाएगी, और फ्रीली सस्पेंड होकर वो रुक जाएगी एक जगह पर। तो जिस जगह रुकती है, ठीक है, तो इस मैग्नेट की जो एक्सिस है, वो जो एक्सिस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग होगी, और उस एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन जो पास होगा, ये वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा होगा, उसकी मैग्नेट की एक्सिस से, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसके एक्सिस से वर्टिकल प्लेन पास हो रहा होगा, वो वर्टिकल प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक मरीडियन। तो हमेशा जो बार मैग्नेट होती है, या कोई भी मैग्नेटिक नीडल भी या कुछ भी, उसको जब भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ही जाके रुकेगी,
मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन होगा ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो गया ये वाला, और उसी में जाके क्या होगी, वो बाहर मैग्नेट हमेशा रुकेगी। तो जब भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो बाहर मैग्नेट हमेशा वो उस प्लेन में जाके रुकेगी। अब मान लो ये प्लेन में जाके रुक गई इस तरह से, अब ये सीधी नहीं रहेगी। जैसे तुम यहाँ पर अगर तुम तुम्हारे घर पे एक्सपेरिमेंट करते हो तो एकदम सीधी नहीं रहेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी ऐसे इधर झुकी हुई रहेगी। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो थोड़ा सा झुकेगी है हॉरिजॉन्टल से, थोड़ा सा डिप होगी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होगी ऐसे। तो ये जो एंगल है ये वाला हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे आ रही है, हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे आया वो जितना नीचे आएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं when a magnetic needle is suspended freely then in magnetic meridian the angle made by axis of needle with horizontal is called angle of dip या angle of inclination या dip angle भी बोल दो। फ्रीली सस्पेंड किया, हॉरिजॉन्टल से जितना ही डिप होगी तो ये जो जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैग्नेट की एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है इसकी। तो मैग्नेटिक एक्सिस जितना हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे होगी जितना एंगल पर होगी वो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी डायग्राम में अगर समझना चाहे तो इस डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं, तो एक मैग्नेटिक नीडल ले लिया मैंने, उसको यहाँ से कील ठोक कर ऐसे सस्पेंड कर दिया, ऐसे प्राइवेट कर दिया, यहाँ से फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ पोल मान लो इसका, ये साउथ पोल मान लेते हैं। तो ये ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन होगा, मतलब यही जो बोर्ड वाला प्लेन है, इस बोर्ड वाले प्लेन में ये ऐसे झुक जाएगी थोड़ी सी नीचे की तरफ। तो जिधर झुकेगी ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, जैसे ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऐसे नीचे हो गई तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस तरह ऐसे जा रहा है। ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा ऐसे जा रहा है, इस तरह जा रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसी के अलोंग फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग इसकी एक्सिस होगी मैग्नेटिक नीडल की, क्योंकि टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर। और ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर डिप होगी झुकेगी, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, इसको कुछ भी तो थीटा बोल दो, तो ये एंगल जो होगा थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप एंगल, तो ये डिप एंगल हो जाएगा। तो ये थीटा जो है डिप एंगल होता है, ये डिप एंगल हो जाएगा। इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में हम पहले मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करते हैं, उस मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करने के बाद इसका जो ये प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन नीडल का, ठीक है, उसके अलावा रखते हैं। और ये सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री होती है, मतलब वर्टिकल प्लेन में ये फ्रीली मूव करेगी। तो यहाँ पर ये एक सर्कल के टाइप यहाँ पर ये बना होता है, मतलब एक स्केल, उस स्केल से हमें पता चल जाता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री ये डिप हुई है, तो वहां से डिप एंगल का पता कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट अदर से पता कर सकते हैं, पर उतनी हमें जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट उसको पढ़ना। तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसको एच से डिनोट करते हैं इस वाले को, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको बी से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है, तीसरा एलिमेंट हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो यही होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड H, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, क्या है ये
बी का कंपोनेंट है एच, तो एच को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, बस यही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लिखें तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v इक्वल्स टू बी साइन थीटा। अगर तुम्हें b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो b का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तुम्हें एंगल ऑफ डिप निकालना है, डिप एंगल, तो इसको डिवाइड कर दो, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू b बाय h, तो थीटा की वैल्यू रहेगी tan इनवर्स b अपॉन h, ये क्या आ गया हमारा थीटा, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू। तो ये सिंपल से एकदम सिंपल से फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हैं। अब इसमें हम दो चीज होती है, एक होता है ट्रू डिप और एक होता है एपरेंट डिप। ठीक है, ट्रू डिप कब मिलेगा, ट्रू डिप कब हमें मिलेगा जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुकता है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में जितने एंगल से वो डिप होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में जितने एंगल से वो झुकेगी ऐसे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप होता है उसको बोलते हैं ट्रू डिप। और मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा मान लो किसी दूसरे प्लेन में, जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट था, इसको मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सा अलग प्लेन में सेट कर दिया, तो ये मान लो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये दूसरा कोई प्लेन है, तो इसकी जगह मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर सकती है नीडल, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एंगल से डिप जरूर होती है, यहाँ भी थोड़े से एंगल से, ये इस वाली कंडीशन में थोड़े से एंगल से डिप होगी, पर यहाँ पर जो डिप होगा उसको हम एपेरेंट डिप बोलेंगे, वो ट्रू डिप नहीं होगा। ट्रू डिप मिलेगा मुझे कहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन में मिलेगा, और किसी दूसरे प्लेन में अगर वो डिप कर रही है तो फिर वो एपेरेंट डिप होगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन निकालेंगे, ट्रू डिप और एपेरेंट डिप में रिलेशन क्या होगा। इसमें जाएगा रिलेशन बिटवीन ट्रू डिप एंड एपेरेंट डिप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन मान रहा हूं। ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये कोई दूसरा प्लेन हो गया ये वाला। ठीक है, अब इस प्लेन में इसको मैंने फ्रीली मूव करने के लिए दिया, मतलब वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में ये डिप हो सकती है, घूम सकती है, और ये डिप हो गई। और ये जो एंगल ऑफ डिप आया ये ट्रू डिप नहीं है, एपेरेंट डिप है, तो इसको मैं थीटा डैश लिख देता हूँ। और मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है कोई भी एक वर्टिकल प्लेन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच में मैंने एंगल ले लिया कुछ भी, अल्फा, तुम चाहो तो कुछ दूसरी अगर वैल्यू लेना चाहो तो दूसरी वैल्यू ले लो, फाई लेना चाहो तो फाई ले लो, और ये अल्फा हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला है। तो दोनों प्लेन्स के बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन और जिस प्लेन में वो डिप हो रही है, ठीक है, जिसमें हम एपेरेंट डिप निकाल रहे हैं, उन दोनों प्लेन के बीच में एंगल है फाई, और थीटा डैश जो मिल रहा है ये मिल रहा है मुझे क्या, एपेरेंट डिप मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो इसका ये कंपोनेंट आएगा ये एच डैश, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो फील्ड होगा वो एच होगा, तो ये एच और एच डैश में मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलेशन लिख सकता हूँ। तो एच और एच डैश में रिलेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल एच जो है वो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो है एच डैश ये किसी दूसरे प्लेन में है, तो ये एच डैश जो है यहाँ पर ये एच कॉस फाई के इक्वल है। ठीक है, और v जो होता है v चेंज नहीं होता, v वही रहता है दोनों प्लेन के लिए, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है देखो, एक प्लेन तो ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। ठीक है, दोनों प्लेन ऐसे, एक प्लेन इधर एक प्लेन इधर है, इसका जो ये एच डैश किधर आ रहा है, ये एच डैश आ रहा है, और ये एक्चुअल एच है, ये एक्चुअल एच, ये एच डैश, पर दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों यहीं से जा रहा होगा, एक ही लाइन के अलोंग होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वो भी इधर जा रहा होगा, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वो भी आएगा, दोनों के लिए वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, v दोनों के लिए सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए v सेम रहेगा, तो v वही रहेगा।
यहाँ पर अगर मैं एपरेंट डिप निकालूंगा, एपरेंट डिप tan थीटा डैश, tan थीटा डैश क्या हो जाएगा, एक्चुअल होता है हमारा v बाय एच, तो ये v बाय एच डैश हो जाएगा। और ट्रू डिप क्या है हमारा, ट्रू डिप है मेरे पास tan थीटा इक्वल्स टू v बाय एच। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, इस जगह पे क्या कर रहा हूँ मैं, थीटा tan डैश इक्वल्स टू v और h डैश के लिए क्या लिख देंगे, h cos फाई लिख देंगे, और v बाय h के लिए क्या लिख दूंगा, tan थीटा लिख दूंगा, हो गया ये बस। फिर tan थीटा डैश इक्वल्स टू v बाय h को क्या लिख देंगे, tan थीटा अपॉन cos फाई, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू लिख देंगे tan थीटा डैश इंटू cos फाई। थीटा हमारा ट्रू डिप है, थीटा डैश एपरेंट डिप है, एंड फाई जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अदर वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये tan थीटा इक्वल टू tan थीटा डैश और cos फाई हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन हो जाएगा इसमें, ट्रू डिप और एपरेंट डिप। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ा, इसमें जो कोई न्यूमेरिकल अगर बनता है तो वो इस जगह से बनता है। एक तो जो हमने अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ा है एकदम बनेगा तो सिंपल सा बनेगा, और कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ट्रू डिप और एपरेंट डिप पे भी दोनों में क्वेश्चन पूछ लेता है, एंगल वगैरह की वैल्यू दे देगा, या फिर दो वर्टिकल प्लेन दे देगा, मतलब एक वर्टिकल प्लेन तो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक और वर्टिकल प्लेन दे देगा ऐसे, जो इससे अलग कोई एंगल पर होगा। मान लो ये वाला वर्टिकल प्लेन से थीटा फाई 1 पर है, और ये दूसरा वर्टिकल प्लेन ये फाई 2 पर है। ठीक है, इसमें जो एंगल ऑफ डिप है वो हो जाएगा कुछ भी, जैसे थीटा 1, और इसमें एंगल ऑफ डिप जो होगा वो थीटा 2, और ट्रू डिप जो होगा वो थीटा। तो इससे रिलेशन पूछ सकते हैं कि इनमें क्या क्या रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, तो उसको भी कर लेंगे हम। जैसे पहले वाले के लिए लिखेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 1 cos फाई 1, और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे tan थीटा तो tan थीटा 2 cos फाई 2। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो इसे भी सॉल्व करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा वो। ठीक है, और फिर उन्होंने थोड़ा बहुत रिलेशन भी देता है, फाई 1 फाई 2 में कुछ रिलेशन दे देगा कि फाई 1 फाई 2 में ये रिलेशन है कि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल, या फिर इस तरह से जैसे तो देगा कि फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर कुछ वैल्यूज वगैरह पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन भी बन चुका है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल सिंपल। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो एसएचएम जो करता है उसके टाइम पीरियड पे फॉर्मूला बन जाता है, वर्क डन पे बन जाता है फॉर्मूला, टॉर्क पे फॉर्मूला बन जाता है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया इसका, मैग्नेट वाला और जियोमैग्नेटिज्म वाला। एक पोर्शन और बचा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग, कोई मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कोई मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, और उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह है। तो वो बच रही, वो भी पूरा ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन जो बनता है उससे भी थ्योरेटिकली बनता है इससे। तो इस वाले पोर्शन को जो इससे बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पर वो खत्म हो जाएगा वो। और उसके बाद फिर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर। ठीक है, मतलब इसको सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये मैग्नेटिज्म मैटर वाला सेकंड पार्ट हो गया। तो इसका कुछ पोर्शन तो हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, बचा थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लिया। अब एक पोर्शन और बच रहा है, वो 1 या 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अभी इसके 1 या 2 लेक्चर बच रहे हैं,
तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, और तुम भी इसको अच्छे से पढ़ लेना। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट कर सकते हो, थोड़ा हमने पोर्शन पढ़ा है। और ये जियो मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें भी सिंपल सिंपल सी टॉपिक है सारे के सारे, उनको भी आसानी से तुम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, कोई घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता यहाँ से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें इस चैप्टर से रिलेट करके। हाँ, वो मैग्नेटिक इफेक्ट तो करंट में वहाँ पर फिर भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, पर इसमें कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं बना सकते आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक, तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी तुम्हें कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो उसको पूछ सकते हो तुम, वही डाउट सेशन जहाँ क्वेरीज अपलोड कर सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जैसे भी पूछना चाहो वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर ज़्यादा डाउट है तो कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हो, क्योंकि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर बिलासपुर में। तो अगर तुम्हारा एक ज़्यादा ही डाउट है तो तुम सेंटर पे भी आके पूछ सकते हो डाउट को। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।